गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारा एक वीक पॉइंट एंड आर्म्स डे होने वाला है एंड देन वी आर गोना गो टू कॉलेज। ऑल्सो हम शाम को कॉलेज से आने के बाद बजट पे चर्चा करेंगे, तो इफ़ यू वांट टू ओनली सी दैट यू कैन स्किप फॉरवर्ड जिम के कंटेंट के बाद एंड मैं तब वहाँ पे बात करता हूँ बजट के बारे में। तो या लेट्स गो। ओह माय गॉड गाइस, इन लोग को देखो, स्मॉल। ओके, वेलकम टू वीक पॉइंट एंड आर्म्स डे। तो अगर आप बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हो, आपको ये रिपीटेटिव लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, बट अभी हम एक जेफ निपार्ट का प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है प्योर बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम। और ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो हमारे वीकर पॉइंट्स है बॉडी के, अभी मुझे 2 साल हो गए ट्रेनिंग करते वक्त, एंड मेरे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए एंड कुछ ऐसे जो नहीं हुए। तो ये प्रोग्राम उन पार्ट्स पे फोकस करता है, ऑब्वियसली पूरी बॉडी पे फोकस करता है, बट एक एक्स्ट्रा बायस देता है उन पार्ट्स को जो थोड़े से लैकिंग है बाकी से कंपेयर्ड। तो आज उनका एक सेपरेट डे होता है, वीक पॉइंट एंड आर्म्स डे। तो एज ऑफ राइट नाउ फॉर मी माई वीक पॉइंट्स आर मेरे शोल्डर्स एंड आर्म्स तो लैक कर ही रहे हैं। तो एक पूरा सेपरेट डे लिया जिसमें वी ट्रेन आर रियर डेल्ट्स, साइड डेल्ट्स एंड साइड फ्रंट डेल्ट्स, मतलब शोल्डर्स और आर्म्स। तो स्टार्ट ऑफ करते हैं हम रियर डेल्ट फ्लाइज के साथ। लास्ट टाइम 33 kgs के साथ 13 reps आए थे। So today we're going to try and get 14 reps. So let's go. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way. I don't know how many reps that was. देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू पुश मोर देन दैट, बट आई डोंट थिंक 14 तो थे। ओके, तो पहले सेट में 12 reps आए थे। पहले के 2-3 reps मैंने कट आउट कर दी बिकॉज कोई कैमरे के बीच में खड़ा था, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बट एनीवेज, दूसरे सेट में 10 rep आए एंड फॉर द थर्ड सेट ऑल्सो मैं 10 मेंटेन करने का ट्राई करूँगा एंड देन हमको ड्रॉप सेट करना है वो सेट में। तो लेट्स गो। गोल इज टू गेट 10 clean reps, slow and controlled. Nine and a half, I think. Not bad, but could be better. तो अब शोल्डर प्रेस करते जाके 2 sets 8 to 10 reps. Let's go. ओके, वहाँ पे ड्रॉप सेट एक्चुअली करना था नहीं, यू माइट बी वंडरिंग। उसका कारण ये है कि ये हमारा पहला मूवमेंट ऑफ द डे है, इसके बाद 5 और करने हैं। इसमें ही सारी एनर्जी अगर वेस्ट हो जाएगी तो बाकी का वर्कआउट ऑब्वियसली इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। शोल्डर प्रेस भी करना है एंड उसके बाद पूरा आर्म डे लगाना है। तो नो ड्रॉप सेट, स्ट्रेट सेट्स ओनली फॉर ये रियर डेल्ट, और जो शोल्डर प्रेस होगा उसमें भी हम स्ट्रेट सेट्स लगाएंगे, नो ड्रॉप सेट्स। तो लेट्स गो। सेकेंड मूवमेंट शोल्डर प्रेस, ओनली 2 sets 8 to 10 reps। तो थोड़ा सा हैवी लोड अप करेंगे। पहले सेट पे 22.5 kgs, होपफुली 6 to 8 के reps के बीच में। एनीथिंग अबव 6 इज अ बोनस, बट 6 हैज़ टू कम। तो लेट्स गो, स्लो एंड कंट्रोल ऑब्वियसली।
ओके, डेफिनेटली हैड वन मोर रेप इन रिजर्व, बट मेरे को ये RP9 तक लेके जाना है सेट, मेरे प्रोग्राम में लिखा है. नेक्स्ट सेट विल पुश ऑल आउट. ओके, फर्स्ट आर्म मूवमेंट होने वाला है स्कल क्रशर्स, 3 सेट्स 8 to 10 reps. लास्ट टाइम 10 kg के साथ 7 reps आए थे. टुडेज गोल इज टू गेट 8 clean reps एंड या लेट्स गो. You said that you can silently. Trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way ओके, नॉट लुकिंग गुड. I'd let you say bye. You said that in a mission, I just wanna understand. आई डोंट नो कितने reps से, बट आई नो कि 7 तो नहीं थे. देखता हूँ कितने थे. आई थिंक आई गॉट 6 reps. नॉट व्हाट वी वांटेड, बट पता नहीं. नोट्स में मैं अपडेट यही करूँगा कि मुझे 6 rep आए हैं. नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू पुश फॉर 7 अगेन. तो लेट्स गो. लिटिल सेटबैक, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है. ओके, फर्स्ट सेट जैसा कि आपने देखा डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, बट दूसरे सेट में हमको 7.5 के साथ 9 reps आए थे लास्ट टाइम, एंड टुडे वी एंडेड अप गेटिंग 10, तो आई एम हैप्पी विद दैट. एंड फाइनल सेट में मेरे नोट्स में लिखा कि मेरे को 7 rep आए थे, तो वी गोना ट्राई टू पुश फॉर 8 reps. तो लेट्स गो. सक्सेसफुल 8 reps, आई एम हैप्पी. तो नेक्स्ट टाइम अब 9 के लिए पुश करेंगे, एंड पिछले वाले सेट में 10 के लिए पुश करेंगे. आई थिंक मेंटेन करेंगे 10 को. लेट्स गो. ओके, ये सेट का गोल, पहला इंट्रोड्यूस कर देते हैं. फर्स्ट बाइसेप मूवमेंट इज प्रीचर कर्ल टुडे. पहले सेट पे मेरे को 32 kg के साथ 10 reps लाने थे, एंड वो सक्सेसफुली हो गया. सॉरी, 9 reps लाने थे, दैट वाज सक्सेसफुल. अब हमारा गोल है कि 8 से 9 rep के बीच में वापस आए, क्योंकि इसमें आई डोंट लाइक टू पुश लाइक कंप्लीटली टिल फेलियर, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, मेरे को लगता है कि मेरा टेंडन फटने वाला है, दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग. तो लेट्स गो. गोल 8 rep है, उसके ऊपर कुछ भी आया सो दैट्स लाइक बेनिफिट फॉर मी. लेट्स गो.
आई डोंट नो हाउ मेनी रेप्स दैट वाज, बट 8 तो थे. एक बार गिन लेता हूँ कितने थे टोटल में, लिखेंगे नोट्स के ऐप में, एंड देन वील मूव फॉर आवर नेक्स्ट सेट. लेट्स गो. फाइनल मूवमेंट फॉर ट्राइसेप इज ये सिंगल आर्म पुश डाउन. तो ये थोड़ा सा हम अलग से करते हैं बिकॉज आई लाइक टू कीप माई शोल्डर बिहाइंड माई टॉर्सो एंड फिर नीचे जाने का. उसमें एक ज़्यादा फुलर आई थिंक मेरे को पर्सनली कॉन्ट्रैक्शन फील होता है. आप ट्राई करके देख सकते हो एंड लेट मी नो हाउ इट गोज. As a star among the midnight sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. One more rep. Okay, final movement dumbbell incline curls. Same 2 sets 12 to 15. Let's go. Final movement dumbbell incline curls. 2 sets 12 to 15 reps. पहले सेट में 7.5 kg की डंबल्स के साथ 12 रेप आ गए. दो ऑप्शन थे, या तो मैं 5 पे ड्रॉप करूँ एंड ट्राई टू गो फॉर 15 reps, और द हार्डर ऑप्शन 7.5 ही वापस लूँ एंड ट्राई टू गेट 12 reps अगेन. चूज द हार्डर वन. लेट्स गो. We're all searching for that open door. Show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. But I keep on falling. But I keep on falling. ओके, कॉलेज से वापस घर आ गया हूँ, ठीक है. एंड कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगर किसी को इंटरिम बजट के बारे में जानकारी चाहिए, जो हमारे कंट्री का बजट होता है फाइनेंशियल ईयर का, ऑल्दो ये इंटरिम बजट है, उसके बारे में बात करेंगे. मैंने पूछा था कि प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आप जानना चाहते हो तो. सो मुझे एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला था कि वुड डेफिनेटली लव टू नो अबाउट द बजट, एंड दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी टू से इट. तो आज हम पढ़ाई रिकॉर्ड करने के अलावा आई विल जस्ट शेयर अ फ्यू टिप्स जो मुझे समझ में आए. ये मेरा खुद का है.
मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड मे बी मेरा कुछ इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है. इफ़ यू वुड लाइक टू वे इन ऑन दैट डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आई ऑलवेज फील लाइक हम हमेशा लर्न करते रहते हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लर्निंग इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस बेसिकली. तो फटाफट से बात करते हैं. 1 2 3 मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ एंड उनके बारे में बताऊँगा. ओके, बहुत ही फटाफट से बजट के बारे में बात करते हैं. आई नो दैट बहुत सारे लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. बजट होता क्या है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको पूरे साल भर में बहुत सारे काम करने होते हैं, राइट? एंड वो काम करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, पेंशन देनी है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पैसा एक जगह से आता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो हमारे ये RBI का होता है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उनका. एंड एक मतलब एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पार्ट होता है कि वो हमको बताता है बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ के लिए कहीं से भी पैसे चाहिए देन दे हैव टू फॉलो अ कंप्लीट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. तो ऑब्वियसली हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम प्रोसीजर थोड़ी करेंगे, राइट? तो ताकि हमको ये पूरा लंबा सा प्रोसीजर ना करना पड़े, इसलिए हम एक बजट बनाते हैं विच इंक्लूड्स ऑल दी एक्सपेंडिचर्स एंड सारे के सारे जो हमको रेवेन्यूज़ आने वाले हैं उन सब का एक डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है. अब जो ये साल का जो बजट था दैट वाज एन इंटरिम बजट. तो इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी. ये बजट टेम्पररी क्यों था? एक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च द नेक्स्ट ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट होगा 1 अप्रैल ऑफ 2024 एंड ख़त्म होगा 31 मार्च 2025. बट अब प्रॉब्लम क्या है? ये साल इलेक्शंस है, राइट? दैट मीन्स इलेक्शंस हो गए मई के महीने में एंड नई जो गवर्नमेंट आएगी, विच आई एम प्रीटी श्योर ओल्ड गवर्नमेंट ही आएगी, बट लेट्स नॉट डाइव इनटू पॉलिटिक्स. वो आएगी जून के महीने में और उनका टर्म तब चालू होगा. अब ये बीच का एक पीरियड रह गया ना, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में एंड नई सेशन, नई टर्म, नई गवर्नमेंट का चालू होने में. तो अब ये पीरियड में हम कैसे पैसे का क्या करेंगे? उसके लिए आता है एक इंटरिम बजट, ठीक है. 1 मिनट, मेरी मम्मी बुला रही है. ओके, आई एम बैक. तो ताकि हमको वो ब्रीफ जो वो अनसर्टेन पीरियड है उसमें क्या करना है, उसके लिए इंटरिम बजट बनता है, ठीक है. एंड जब नई गवर्नमेंट आएगी, आई मीन पुरानी गवर्नमेंट वापस आएगी, तब जो है प्रॉपर बजट आएगा. तो ये बजट के जो हैं की टेकअवेज हम ज़रा देख लेते हैं फटाफट से. तो सबसे पहले तो जो स्पीच चालू करी थी उसमें ये बोला था कि अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसको 4 एरियाज़ में विकास करना है, ठीक है. जो है हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के गरीब लोग, हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश के किसान. एंड अगर ये 4 एरियाज़ में देश विकसित हुआ तो 2047 तक हमारा देश एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है. तो अब ये समझना कि ये जो बजट होगा इट विल बी बेस्ड अराउंड दीज 4 थिंग्स, ठीक है. नॉट 100% ऑब्वियसली, बट हाँ, हम रिवॉल्व इसके अराउंड बहुत करेंगे. तो अब जाते हैं हमारे की टेकअवेज फ्रॉम दिस बजट पे. मेरे को एक फ़ोन आ रहा है तो मैं यहाँ पे वीडियो कट करूँगा एंड वापस स्टार्ट करूँगा. सॉरी, दोस्त का फ़ोन आया था. बट हाँ, जैसा कि हम बोल रहे थे की टेकअवेज पे हम जाते हैं. तो एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे को याद नहीं रहते गाइस, तो हम मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम टैक्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग को टैक्स के बारे में बड़ी खुजली होती है एंड बहुत मज़ा आता है उसके बारे में सुनने के लिए. बट सॉरी टू कट योर होप्स, टैक्सेशन स्कीम पे कोई भी चेंज नहीं आया. टैक्स जो इनकम टैक्स स्लैब थे वो सेम टू सेम है. आप जितना टैक्स देते हो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा. ऑल्दो आई वुड हैव लाइक टू सी सम रिलीफ गिवन टू जो लोअर इनकम टैक्स वाले स्लैब्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा कलेक्ट करती है. थोड़ा तो यार कुछ करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. सेकेंड पॉइंट हम आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे. फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो हमारी कंट्री का एक साल में एक्सपेंडिचर होता है और इनकम का. फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.8% था, बट अब उसको 5.1% कर दिया गया है. 1 मिनट चेक कर लेते हैं. यस, 5.1% कर दिया गया है. ये कम हुआ तो इससे फ़ायदा क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा देश होगा वो कम पैसे बोरो करेगा. अगर देश पैसे बोरो कम करेगा मतलब वो इंटरेस्ट कम देगा. इंटरेस्ट कम देगा तो पैसों की बचत होगी. पैसों की जो बचत होती है वो कोई अच्छे काम पे यूज़ हो सकता है. इसका एक और इम्प्लीकेशन आता है इंटरेस्ट रेट्स पे भी, कि हमारे देश के इंटरेस्ट रेट्स इसके थ्रू कम हो सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं करूँगा. बट समझ लो कि दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है.
नंबर 2, याद है मैंने बोला था कि दिस इज़ गोइंग टू इवॉल्व अराउंड जो गरीब लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके अराउंड। तो एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास मतलब होता है घर। पॉसिबल है कि मैं वो वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बट उसमें क्या है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बोला है कि इन द नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स हम 2 करोड़ और हाउसिंग बनाएंगे उन लोग के लिए जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं एंड लोअर इनकम ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। जो ये पूरी स्कीम है ना, आवास योजना स्कीम, उसका पूरा पॉइंट यही है कि जो इकोनॉमिकली वीकर हैं एंड जो लोअर इनकम बैकग्राउंड है, उनको करंट रियल एस्टेट प्राइसेस वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो हाउसिंग, जो एक राइट ऑफ हाउसिंग होता है ना, राइट टू, मतलब एक राइट होता है कि मतलब भाई हाँ घर होना चाहिए, एक शेल्टर होना चाहिए, राइट टू शेल्टर होता है, वो उनको इस स्कीम के थ्रू मिल जाता है। एंड उसी स्कीम में इन्होंने बोला है कि हम अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाएंगे ऐसे लोगों के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली। डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन से ही हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे इस साल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। सो देयर इज़ गोइंग टू बी क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट होने वाली है वो 1 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस सेट करने वाली है एंड वो उतने पैसे जो हैं 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स पे देंगी। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, उनके डेवलपमेंट के लिए एंड ऑल्सो टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिविजुअली, ताकि वो स्टेट में भी डेवलपमेंट कर पाएँ, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। ये जो है ये थोड़े की टेकअवेज है। अब हम थोड़े फिगर्स को लिखते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, हाइलाइट्स में बेसिकली। तो एवरेज रियल इनकम जो है वो 50% से बढ़ गई है, ऑल्दो इन्फ्लेशन मॉडरेट ही रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो पर कैपिटा इनकम है 2013-14 जब गवर्नमेंट आई थी, इट वॉज 68,500 समथिंग रुपीज़ एंड नाउ इट इज़ 98,374, विच इज़ अ प्रिटी गुड डेवलपमेंट आई फील। एंड इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चरल एंड जो डेयरी वाला होता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मैं एग्जैक्टली सब चीज़ों में नहीं जाने वाला हूँ, बट वहाँ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया गया है एंड आई फील है कि हमारे कंट्री के लिए जो बहुत एग्रीकल्चरली ड्रिवन है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट वुमेन एम्पावरमेंट में, तो जो फीमेल एनरोलमेंट है स्टेम कोर्सेज में, जो साइंस, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वो होता है, वो इन द लास्ट 10 ईयर्स अराउंड 30% से बढ़ चुका है एंड स्टेम कोर्सेज में 43%, क्या कहते हैं, 43% of the total number of people have been women and जो हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट रहा है। एंड ऑल्सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट हो चुकी हैं, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड क्या बोलते हैं 70, जो मैंने स्कीम की बात करी थी राइट, आवास योजना स्कीम, उसमें 70% ऑफ हाउसेज हैव गॉन टू वुमेन। जैसा कि आप देख रहे हो, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, फोकसिंग ऑन द पुअर पीपल, द फार्मर्स, द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, बजट उसके अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट होगा हेल्थ के लिए। तो आजकल सर्वाइकल कैंसर इज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को वैक्सीनेशन मिलेगा उसके लिए एंड द गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रेलवेज़ के लिए, ठीक है। रेलवेज़ में बेसिकली अनाउंस ये किया था कि 40,000 जो ट्रेन की बोगीज़ नहीं होती हैं उनको हम वंदे भारत वालों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, टू इम्प्रूव ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। तो ये चीज़ें ऐसे रियल लाइफ में कोरिलेट कैसे होती हैं? अगर आपने देखा होगा रिसेंटली, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, रेलवे कंपनीज़ के IRFC करके एक स्टॉक है वो बहुत बूस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सब अनाउंसमेंट्स हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ तो इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो
दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. इट्स वेरी फन एक्चुअली. आपको थोड़ा और पढ़ना चाहिए. ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, पर ऑलरेडी लाइक 5-6 मिनट से तो मैं बोल ही रहा हूँ. ठीक है, तो एनीवेज इसके अलावा क्या क्या है. अब चलो हम नंबर्स को देख लेते हैं. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मुझे बात ज़्यादा करनी नहीं है, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील कि दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड वो सिर्फ पेपर पे ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कैंसिल मत करना. चलो अब देखते हैं फिगर्स को. तो देयर इज़ बीन अ डिक्लाइनिंग. जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बड़ी चर्चा में होता है कि भाई हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना ये है. कोई गलत बात नहीं है उसमें. आई मीन बात तो गलत ही है, बट इट हैज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग विद अ नाइस लिटिल स्टीप सिंस अ वाइल नाउ. 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 6.1, आज 3.2 है, विच इज़ गुड. कुड बी बेटर बट इट्स गुड. ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. ठीक है, उससे एक पूरा नया सेक्टर ही आ गया है. एंड ये स्पीच में ये भी बोला गया था, आई फॉरगॉट, एक टर्म होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैसी चीज़ होती हैं जो कोई भी आइटम को अगर प्रोड्यूस करना हो ना, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना हो तो इनकी ज़रूरत ज़रूरी पड़ेगी. मेन ऐसे होते हैं जैसे लैंड, लेबर, और भी होते हैं बहुत सारे, मेरे को याद नहीं, मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक है, आई एम गोइंग ऑनेस्ट. तो अब ये बोला है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऐप्स नहीं होते यूपीआई वाले, दे आर ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना, ऐसा बोला गया है. ठीक है, इसके बारे में मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी एक्चुअली थोड़ी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दैट इज़ लाइक गोना फैक्टर इन द इक्वेशन प्रॉपरली. बट हाँ, ये मैं इतना ही बोलूँगा बिकॉज मेरे को इससे ज़्यादा खुद नहीं पता. ठीक है, फिर और हम थोड़े से ये देख लेते हैं, फिगर्स देख लेते हैं. जीएसटी कलेक्शन बड़ा बढ़ गया है. ठीक है, अच्छी बात है. जो टैक्स के पैसे हैं होपफुली वो अच्छी जगह पे ही जाए यूज़ करने में. उसके बाद वी हैव आवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं, ओके मेरे को समझ में आ गया हाउ टू एक्सप्लेन दिस रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली वो होते हैं जिससे गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है. जैसे कि हो गया हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे, राइट, सिग्नल जंप किया, चालान कटा, पैसे मिल गए, रेवेन्यू रिसीट हो गया. ठीक है, इसको अगर डिफरेंस क्या है कैपिटल रिसीट से. कैपिटल रिसीट्स वैसी चीज़ होती है जिनसे हमारे को एक लाइबिलिटी बनती है. जैसे अगर सरकार ने लोन लिया, अगर लोन लिया तो पैसे तो आते हैं, एसेट कैश आ रहा है. ठीक है, कैश इज़ एन एसेट इंक्रीज़ हुआ, बट ऑल्सो इट्स अ लोन एक लाइबिलिटी होती है, तो उससे लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है. ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स का. तो अगर हम फिगर्स देख लें तो रेवेन्यू रिसीट्स वर अराउंड 27 lakh crore rupees एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वॉज 35.4. यूजली ऐसा ही होता है कि जितना पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, एंड यही फिस्कल डेफिसिट होता है. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट मैंने याद है बताया था 5% फिस्कल डेफिसिट. दैट इज़ दिस डिफरेंस. अगर ये डिफरेंस कम हुआ, मतलब जो हम सरकार की जो बोरोइंग है अगर वो कम हो गई, तो जो इकोनॉमिक गुड होता है, ये अब ये देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की. तो कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो थे, कैपिटल रिसीट्स जो थी 17.9 लाख करोड़ थी, एंड प्रोजेक्टेड है कि वो 17.6 हो जाएंगे, तो कम करिए. अगेन वही सेम पॉइंट पे हम बात करेंगे. ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 12.7 लाख करोड़ था, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है. 12.7 से अब हम ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको 15 लाख करोड़ कर रहे हैं. दिस इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि रोड्स बनाने में, मेट्रो बनाने में और बिल्डिंगें बनाने में, इन सब चीज़ों में जो पैसे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिससे देश का डेवलपमेंट होता है. ये इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. उसके अलावा आई थिंक दीज वर द मेन की पॉइंट्स विच आर वेरी गोना टेक अवे. बट एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको बहुत काम में आएगी इफ़ यू आर इनटू स्टॉक ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग. एलोकेशन स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ के लिए मैंने बोला था ना कि जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है वो एक्सपेंडिचर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को दिया जाता है. ठीक है, जो वो कॉर्पस फंड्स थे ये सब.
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा दिया गया है विच इज़ गोइंग टू बी 6.2 लाख करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जिनको 2.78 करोड़ दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.55, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 2.13, ये सब लाख करोड़ में बात हो रही है, ठीक है। एंड आगे आगे दिया है, आप पूरा बजट देख सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट ये देख के आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स जब तक ये गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सेक्टर्स आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे बिकॉज इनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है यार। तो आई थिंक मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा बिकॉज इसके आगे सब टैक्स का दिया गया है एंड टैक्स में ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ चेंज तो था ही नहीं, बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ प्रिटी नॉर्मल बजट। बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द ब्लू ऐसा नहीं था, इट वॉज प्रिटी चिल। ऑल्दो आई वुड हैव थोड़ा पॉपुलिस्ट होना चाहिए था इसको, लाइक थोड़ा हमको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए था, बट इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं। होपफुली आपको थोड़ा सा तो यार इंसाइटफुल लगा होगा ये। आई हैव ट्राइड टू कीप इट अ लिटिल प्रैक्टिकल एंड मैं भी अभी कल ही आया है, आई एम स्टिल रीडिंग अ लॉट ऑफ नए नए एनालिसिस कैसे होते हैं, क्या क्या आता है, एंड अगर मुझे जैसे जैसे चीज़ें पता चलती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। सो आई डोंट वांट दिस चैनल टू बी ओनली फिटनेस, एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में ये चैनल होना चाहिए। एंड आई थिंक मैं आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग। कल मिलते, कल एक रेस्ट डे है, आई डोंट नो इफ आई विल पोस्ट और नो, देखते हैं, मे बी आई विल, मे बी आई वोंट, हाँ। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस सून।